हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किसके लिए, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन है ना, PYQs या MCQ जिसको बोलते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और हम सब लोग इसी को थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं, या फिर चलो ठीक है कोई नहीं, हम लोग मेन सिलेबस की तरफ जो होता है, जो हमारे नोट्स होते हैं, उनको हम लोग दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन PYQs को हम लोग बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। देखते हैं थोड़ा बहुत देखते हैं, लेकिन जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ ना, ये जो 5 स्टेप होंगे ना आपके, इसके बाद में आपको जो MCQs है या PYQs जो है उनको देखने का एक नज़रिया बदल जाएगा और आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से इनको पढ़ाई करनी है। कोई भी एग्जाम हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, CET से लेकर के RAS तक एग्जाम यदि कोई भी है, या चाहे आप UPSC का कोई एग्जाम दे रहे हो, SSC का कोई दे रहे हो, MCQs या PYQs जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पता लगता है आपको उन्हीं चीज़ों से आपको पता लगता है कि कौन से क्वेश्चन पहले पूछे गए थे, किस प्रकार की लैंग्वेज वर्तमान में ट्रेंडिंग में चल रही है, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो अभी आते हैं, है ना, किस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। हालांकि 1% संभावना ये रहती है कि हर बार वो 1% 2% क्वेश्चन का जो है वो पैटर्न चेंज करता रहता है, लेकिन फिर भी 97-98% क्वेश्चंस का पता हमको कहाँ से लगेगा, वो लगेगा PYQs से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। तो जब भी आपको क्वेश्चन देखो तो आप मेरे इन 5 बातों का ध्यान रखना। उसके बाद में आपको जो PYQs है ना, वो आपको ऐसे लगेंगे जैसे आपने जो एक पूरा का पूरा एक बड़ा तालाब है, उसके अंदर से एक सोने की अंगूठी जो गिर जाती है ना, वो पूरा का पूरा जो तालाब है वो तो होता है आपका सिलेबस, और उसके अंदर जो एक सोने की अंगूठी होती है वो क्या होती है, वो आपका PYQs होती है। आप लोग कितना भी दिन रात पढ़ते रहो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कौन सी चीज़ें आपको आती है, कौन सी चीज़ें आपको नहीं आती है। आपने एक चीज़ पढ़ लिया कि राजस्थान का क्षेत्रफल फला 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 इतना होता है, ठीक है जी, लेकिन जब तक वो क्वेश्चंस की फॉर्म में किस प्रकार से आएगा तब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन देखने बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो तो आप इन 5 बातों का जरूर से ज़रूर ध्यान रखना, तभी जाकर के आप इजी वे में, चाहे CET हो या कोई बड़ा एग्जाम हो, आप उसको इजी वे में क्रैक कर लेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि भाई जो है वो किस प्रकार से आपको जो है ये PYQs को क्रैक भी करना है। ठीक है जी, देखिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि सेलेक्ट ऑथेंटिक, ठीक है जी, सबसे पहले आपको ऑथेंटिक बुक को सिलेक्ट करना है। ऐसे नहीं है, देखो मार्केट के अंदर बहुत भयंकर वाला जो क्या है आपका कंपटीशन है, हर व्यक्ति 2-2 3-3 बुक्स निकाल देता है, ये नहीं तो वो बिक जाएगी, वो नहीं तो वो बिक जाएगी, लेकिन आपको वो सारे के सारे दुकानदार बने हुए हैं, लेकिन आपको जो है उनका कस्टमर नहीं बनना है। आपको किसी एक बुक को छांटना है। वो बुक कौन सी होगी, वो आप अपने किसी भी दोस्त से जो आपका सीनियर है उससे पूछ लो, वो बता देगा आपको। अदरवाइज आप मार्केट में जाओ, अब मैं कौन सी बुक का नाम ले दूं वो तो थोड़ा सही नहीं रहेगा, बट आप लोग इजी वे में दुकान में जा सकते हो। आप उन 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ बुक खरीदते वक्त, ठीक है जी। पहली बात तो ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक मतलब राजस्थान बोर्ड की बुक्स को आप देखना, और उस बुक को भी देखना कि क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। कई क्वेश्चन क्या होते हैं, टीचर्स अपने मन से काल्पनिक चीज़ें बनाते रहते हैं, हालांकि वो नुकसान नहीं करती है लेकिन कोई फायदा भी नहीं करती है। हम लोग इधर उधर से चीज़ें पढ़ते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो आते हैं हमारी ऑथेंटिक बुक से। तो उन बुक्स को भी आप ध्यान में रखना, ठीक है जी। उसके बाद में पूरी तरह से बढ़िया तरीके से कोशिश करना कि बुक जो हो वो रंगीन पन्नों की हो। दिमाग जो होता है वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रंगों को कैच करता है, कलेक्ट करता है, तो बुक थोड़ी सी रंगीन होनी चाहिए। एक चीज़ का और ध्यान रखना, मान लो कोई भी बुक है, ठीक है जी, जैसे ये बुक है, ये बुक कौन सी है, ये राजस्थान बोर्ड की एक बुक है, मैं आपको बताता हूँ। तो बुक जब भी आप कोई MCQs की बुक खरीदना तो देखो कुछ इस प्रकार से, मान लो ये बुक है, और आप जब उसको खरीदो तो देखना कि जिस प्रकार से ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो किस प्रकार से, जैसे ये यहाँ पर एक ये क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिए, 1 2 3 और 4, और फिर जो है यहाँ पर उसका राइट आंसर दिया हुआ है, और उसको जो है यहाँ पर उसका थोड़ा सा विश्लेषण किया हुआ है। कई बुक्स ऐसी होती है कि जैसे ये चौथा ऑप्शन है ना, इसी चौथे ऑप्शन के जस्ट सामने उसका राइट आंसर लिखा हुआ रहता है, मज़ा नहीं आएगा। ये वाली तो बिल्कुल भी मत लेना, आप लोगों को ये वाली बुक्स लेनी है। इससे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखना, जब भी आप ये बुक लोगे तो फिर क्या करोगे, जैसे मतलब एक बार आपने अपना पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिया, ठीक है, फिर सिलेबस को पढ़ने के बाद में जब आप वो PYQs लगाओगे ना, तो उस बुक को अपने टेबल के ऊपर रखना, और इस प्रकार से कोई भी दूसरी बुक ले लेना या कोई खाली पन्ना ले लेना, उसको कुछ इस प्रकार से उसके ऊपर
रख लेना, ठीक है जी। अब वो पीछे वाले क्वेश्चन छुप गए ना, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे, तो आप धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकाते जाओ, चारों ऑप्शन देखते जाओ और क्वेश्चन पढ़ो, और जो है क्या है वो चारों के चारों ऑप्शंस को पढ़ो, और तब तक आपको क्या है राइट आंसर दिखेगा नहीं। तो राइट आंसर नहीं दिखेगा तो आप अपने दिमाग से आपकी जो तैयारी है उसका सही तरीके से मूल्यांकन आप कर पाओगे। आपको पता लगेगा, आप लगाना भाई अंदाजा लगाओगे, आपको पता होगा कि ए क्वेश्चन सही है, बी सही है, या सी ऑप्शन सही है, या डी सही है। तो उसमें क्या है, जैसे मान लो आपने डी ऑप्शन लगा दिया, फिर आप उसको थोड़ा सा पन्ने को जब नीचे की ओर खिसकाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि राइट आंसर क्या है। तो देखो वो जो PYQs की जो बुक है आपकी, तो वो आपको सिलेबस को तो कवर करेगी ही करेगी, पुराने क्वेश्चंस पेपर को भी बताएगी, लेकिन साथ ही साथ में आपका उसी रियल टाइम के अंदर जो है आप क्या लगाओगे, एक उसका टेस्ट भी लग जाएगा। वो समझ में आई ना बात। तो जब आप एक बुक के ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं तो ये चीज जरूर से जरूर देखना, साथ के अंदर जब भी आप कोई वो टेस्ट लगाओ तो इस प्रकार की एक पेंसिल रखना, एक दो चीजें जो भी आपको उस जो है उस क्वेश्चन से रिलेटेड और चीजें मिले उनके वहां पर आप जो है वो टिक लगाते रहना, साथ साथ में एक्स्ट्रा चीजें हैं जो साथ साथ में वहां पर लिखते रहना। तो ये है सबसे पहली बात कौन सी, कि बिल्कुल सिलेक्टेड ऑथेंटिक बुक लेनी चाहिए, पूरी तरीके से जो है वो PYQ जो है वो बढ़िया तरीके से वहां पर रखे हुए आपके होने चाहिए, ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे, बुक तो आपने ले ली, आपने सिलेबस भी पढ़ लिया, अब सर क्या करना है। अब देखो जिस प्रकार से मान लो आप फर्स्ट लेवल का यानी जो 12th पास वाला जो CET का एग्जाम देने वाले हो ना, तो आप एक काम करना, कितने 2.5 घंटे का है, 120 क्वेश्चन है। आप किसी भी एक टॉपिक के 120 क्वेश्चन उठाना, देख लेना कि मेरे को यहां से यहां तक देना है, और वहां पर उसी वक्त जो है वो टाइम लगा करके आप वहां पर बैठ जाना, और उनको सारे के सारे एग्जाम्स को क्या करना है, आपको रियल एग्जाम कंडीशन के अंदर देना है। अलार्म लगा लेना कि 2.5 घंटे बाद में मेरे को यहाँ से उठना है, और 2.5 घंटे के अंदर 120 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, टेबल के अंदर कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये रियल एग्जाम कंडीशन वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि होता क्या है, देखो हमारे टीचर्स क्या बोलते थे, साइकोलॉजी के एक सर थे, वो बोलते थे कि जब आपको पहला मतलब वो बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बोलते थे, उस वक्त क्या है हमारे पास में 5-7 एग्जाम होते हैं, ठीक है जी। मान लो पहले दिन इंग्लिश का एग्जाम हो गया, उसके बाद में हिंदी गणित आ गई, तो वो सर बोलते थे कि जब आपको पहले दिन आपको पता लग जाता है ना कि मेरी सीट यहाँ पर है, ठीक है जी, मान लो मेरी सीट आ गई आगे ये क्लासरूम है और इसके अंदर मेरी सीट यहाँ पर है, तो सर क्या बोलते थे कि आप अपनी टेबल कुर्सी को अपने जो रूम है ना उसके अंदर भी इसी जगह के ऊपर सेट करो आप उसको, और पढ़ते रहो। फिर बाद में एग्जाम के अंदर पहले के बाद में पहली बार तो पता लग जाएगा आपको, फिर आगे वाले जो 4-5 दिन है उसके अंदर आपका पूरा का पूरा दिमाग जो है वो ऐसा सेट हो जाएगा, जब आप क्लासरूम के अंदर जाकर के बैठोगे तब भी आपको पता लग जाएगा कि आपको फील ही नहीं होगा, आपको लगेगा कि हम हमारे रूम के अंदर ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है किससे, एकदम रियल टाइम जो कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं उससे। पेपर का भी पता लगेगा, 120 क्वेश्चंस का भी पता लगेगा, साथ साथ में जो है रियल टाइम अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि 2.5 घंटे कितने क्या होते हैं। मैंने देखा है कई बच्चों, आपको यदि वो चाहिए ना, क्या बोलते हैं जिसको, OMR शीट यदि आपको चाहिए तो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, उसके भी प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि अभी देखो 3 महीने हैं, तो 3 महीने के अंदर लगभग 100 दिन के आसपास का जो एग्जाम है, मेरा मानना यह है कि आप कम से कम जो है वो 50 टेस्ट देना, पूरे के पूरे सिलेबस के 50 टेस्ट देना, ताकि आपको पता लगे इस बार का जो ये CET है ये बहुत ही भयंकर वाला हार्ड होने वाला है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बोर्ड के जो अध्यक्ष है आलोक राज जी, उन्होंने कहा है कि इस बार तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 से 4 लाख लोग ही जो है वो इसको पास कर पाएं, मतलब उनकी कोशिश होगी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाएं। 20 लाख बच्चों के अंदर से जब ये इस प्रकार से 4 लाख बच्चे ही पास करने का उनका कोशिश है, तो सोचो आप कितना हार्ड पेपर होगा। तो हमको हर प्रकार से तैयार रहना है, बढ़िया बुक अपने को छांटनी है, एक ही बुक, ऐसा नहीं है कि कोई दोस्त है तू उस कोचिंग में पढ़ता है ला तेरे भी नोट्स दे दे, तो उस कोचिंग में पढ़ता है ला तेरे भी दे दे, नहीं, ऐसे भागते फिरोगे तो कॉमन क्वेश्चन होते हैं 80% इस कोचिंग वाले के पास में भी और इसके पास में भी सेम चीजें होगी, लेकिन उस 80% के चक्कर में आपका टाइम बर्बाद बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक ही चीज को आप बार बार पढ़ते रहोगे, उससे बेटर ये रहेगा कि आप एक बुक लो, उसमें से जब आपके 30 से मान लो आपने 60% क्वेश्चन गलत कर दिए, तो फिर उन 60% क्वेश्चंस को आप छांटो, उनके ऊपर पेंसिल से टिक लगाते रहो कि ये क्वेश्चन मेरा जो है वो सही हो गया, ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। पेंसिल से इसलिए क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम उनको पढ़ो तो उन रबड़ से उन सारे के सारे मार्क्स को आप जो है साफ कर दो, क्लियर कर दो, और वापस से उसी प्रकार से जो है वो बढ़िया तरीके से आप एकदम बढ़िया तरीके से फिर वो आपको क्या है रियल टाइम कंडीशन दोबारा से टेस्ट देने का मौका मिलेगा, ठीक है। पेन से लिख दोगे तो दोबारा वो कोई यूज में नहीं आएगा आपके, तो ये इस प्रकार से करना आप, ठीक है जी। अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपको, ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन देख लिया बस ठीक है, क्वेश्चन आंसर लगा दिया, क्वेश्चन देख लिया आंसर लगा दिया, क्वेश्चन देख लिया आंसर लगा दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा।
आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद में चारों के चारों ऑप्शंस को पूरा का पूरा डिटेल से पढ़ना है। ऐसे नहीं है मान लो आपने बोल दिया कि उत्तरी अरावली की जो है कौन सी चोटी, मान लो आप जो है वो गुरु शिखर चोटी की लंबाई क्या है, ठीक है जी, या फिर अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहां पर गुरु शिखर मिल जाएगा, यहां पर शेर मिल जाएगा, यहां पर अचलगढ़ मिल जाएगा, और यहां पर मान लो कोई और उत्तरी अरावली की दे दी, एक रघुनाथगढ़ दे दी, तो उसकी लंबाई कितनी है, तो आपने लगा दिया गुरु शिखर मेरे को पता है और आगे बढ़ गए, काम नहीं चलेगा। आपको उन चारों की लंबाई पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो चारों के चारों किस जिले के अंदर है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी कौन सी है, इसकी लंबाई कितनी है, दूसरी की कितनी है, तीसरी की कितनी है, चौथी की कितनी है, उनकी लंबाई याद होना बहुत जरूरी है। आपको पता है आजकल कालक्रम वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले उत्तरी अरावली की चोटियों की लंबाई का जो क्रम है उसके हिसाब से भी सेट करवाया है। तो क्वेश्चन बड़े बहुत ही पेचीदा जो है वो पैटर्न दिनों दिन बनता जा रहा है। आप लोग इस पैटर्न को पूरी तरीके से पकड़ने की कोशिश करना टेस्ट के माध्यम से ही, ऐसा नहीं हो कि फिर एग्जाम के अंदर हवा टाइट हो जाए, ठीक है जी। आगे क्या करेंगे, जैसे वो चार आपने 20-30% क्वेश्चन आपके गलत हो गए या 40% क्वेश्चन गलत हो गए, तो फिर आपको क्या करना है, आपको रिवर्स स्ट्रेटजी लगानी है आपको, ठीक है जी। कीवर्ड वापस आपको उसके अंदर से चीज़ों को छांटना है और सारे के सारे क्वेश्चंस को वापस से चेक करना है, ठीक है। आपकी जो ऑथेंटिक बुक है उन चीज़ों को देखना है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, समझ रहे हो ना आप। मान लो कोई एक अभी पिछले दिनों क्या हुआ था, जैसे ईरान के अंदर अमेरिका का एक फाइटर जेट गिर गया, तो अब उन लोगों ने क्या किया, उस फाइटर जेट को खोला और उसके अंदर की सारी चीज़ों को देख लिया। अब वो थोड़े दिनों में खुद भी बना लेंगे, तो उसी को बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। आपने एक क्वेश्चन को एक बार टिक लगाया, चारों के चारों ऑप्शन देख लिए, अब देखना कि कौन सा ऑप्शन मेरे गलत हुए हैं, कौन सा सही हुए हैं, ठीक है। जो गलत हुए हैं उनके वापस आप अपनी ऑथेंटिक बुक्स को उठाना और देखना, उस पूरे के पूरे टॉपिक को वापस पढ़ डालना। तो इस प्रकार जब आप लगातार एमसीक्यूज वगैरह लगाते रहोगे तो इजी वे के अंदर आप इन सब चीज़ों को जो है वो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। एमसीक्यूज जो होते हैं ना, वो किसी भी चीज़, या पीवाईक्यूज जो होते हैं वो किसी भी चीज़ के ऊपर पॉलिश का काम करते हैं। आपने कोई भी चीज़, एक सीमेंट का मान लो आपने कुछ भी कोई सीमेंट का घर बनाया आपने, ठीक है, उसके ऊपर पेंट करने के बाद में वो घर जो है वो 4 गुना सुंदर लगने लग जाता है, ठीक है। यही काम क्या करते हैं, ये पीवाईक्यूज करते हैं। और बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि इनको हल्के में लेते हैं, वो अपने नोट्स की एक बुक बनाते हैं, उसी को बार बार पढ़ते रहते हैं। कोचिंग सेंटर वाले भी इतने मतलब वो होते हैं ना, मैं बोल नहीं सकता आपको, वो आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवाते हैं। सीईटी का सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है कि वो अगले 2-2.5-3 महीने में होना बहुत मुश्किल है, यदि कोई टीचर बढ़िया तरीके से करवाए तो। 4 महीने के अंदर तो मैथ का सिलेबस होता है, इतना सिलेबस दिया हुआ है। साइंस का जो है वो भी 3-4 महीने में होगा, लेकिन फिर भी नए बैच स्टार्ट कर देंगे। वो आपको कितना दे सकते हैं। मेरे तो खुद के साथ में धोखा हुआ है, मेरे को पता है इस बात का। आप लोग इस धोखे में नहीं रह जाना। कोचिंग वाले जिसके अंदर से मैंने तैयारी करी थी उसके अंदर से मेरे को पूरे के पूरे सिलेबस का केवल और केवल 30% करवाया गया। और ये बात मुझे कब पता लगी, बहुत लेट पता लगी, तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका था। आप लोग कोचिंग वालों के भरोसे मत रहना, ये केवल और केवल एक बिजनेस है, व्यापार है, पैसा कमाना है उनको हर प्रकार से, किसी भी तरीके से। और पैसा जब तक आप बेरोजगार हो तो आपको देना भी पड़ेगा, ये मजबूरी है। मुझे पता है कोई ना कोई आपको कोर्स लेना पड़ेगा, कोई कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, कभी लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, कभी बुक्स खरीदनी पड़ेगी, कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो बेरोजगारी से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि बढ़िया शानदार तरीके से किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं रहो आप, किसी एक कोचिंग के भरोसे भी मत रहो आप। एमसीक्यूज लगाते रहोगे तभी आपको पता लगेगा कि कौन सी चीज़ें जो है वो कोचिंग वालों सर ने करवाई है और कौन सी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी है। पीवाईक्यूज जब लगातार करते रहोगे, आप पुराने क्वेश्चंस को देखोगे, तब आपको पता लगता रहेगा कि आप कितने पानी में हो। तो धोखे में बिल्कुल भी मत रह जाना। पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, पैसों के पीछे भाग रहा है। उनको किसी भी बच्चे से उनको क्या फ़र्क पड़ता है। आपकी क्लास के अंदर यदि 100 बच्चे बैठे हुए हैं, कोई एक बच्चे ने यदि टॉप मार दिया है, मान लो अच्छे नंबर लेकर के आ गया, तो वो तो केवल उस एक बच्चे के पीछे ही अपना अगला बैच को फुल कर लेंगे। लेकिन आपको उन 99 बच्चों के अंदर शामिल नहीं होना है। आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है हर एक चीज़ की। अच्छा, एमसीक्यूज के लिए मान लो सर, आप बोलोगे सर पीवाईक्यूज कहाँ से लगाएं, कहाँ से लाएं, हमारे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनके अंदर से बढ़िया बढ़िया छांट करके किस प्रकार से उन क्वेश्चंस को लगाया जाता है, वो पूरा का पूरा विथ एक्सप्लेन, किस प्रकार से उनको एक्सप्लेन करना है, वो हम हमारे इसी चैनल के ऊपर, जिसका नाम है क्या, द एमसीक्यूज
हंटर, इसके ऊपर जो है वो लगातार हम लोग क्लासेज लेकर के आते रहेंगे। लेकिन ये इनफ नहीं होगा, मैं तो कहता हूँ आप और भी बहुत सारी जगहों से पढ़ते रहो। आप जो चीज़ें आपको बढ़िया लगे वहाँ से पढ़ते रहो, जो बुक्स आपको अच्छी लगे वहाँ से पढ़ते रहो। क्योंकि इस क्लास के अंदर तो मैं क्या है 30-40 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन लेकर के आ जाऊंगा। लेकिन 20 क्वेश्चन क्या इनफ होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं होते हैं। लेकिन उन 20 क्वेश्चन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे 100 के आसपास क्वेश्चन आपके सही हो जाए। समझ रहे हो ना आप? 100 बातें और मैं उसके अंदर बताने की पूरी कोशिश करूंगा। बट आपको जो है वो और भी बहुत सारी जगह से पढ़ता रहना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ये यहाँ से भी पढ़ लिया वहाँ से पढ़ लिया। एक चीज़ को सेलेक्ट करना, अभी सेलेक्ट कर लेना 1-2 दिन से, 1-2 दिन के अंदर ही, और फिर उन्हीं के ऊपर पूरा विश्वास दिखाना। PYQs लगाते रहोगे तो आपको पता लगता रहेगा कि भाई हाँ ये क्वेश्चन मेरे से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो उनको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो ये थी हमारी क्या है दोस्तों PYQs लगाने की बिल्कुल बढ़िया वाली स्ट्रेटजी, पूरा व्याख्या हो जाएगी। क्वेश्चन आंसर लगाने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है जी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अब कल से या परसों से हम हमारे जो ये PYQs वाली सीरीज़ है इसको स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर लगातार लेकर के आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।